मैं दौड़कर गाड़ी तक पहुंच तो गया, लेकिन मैं थोड़ा भीग चुका था। नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा में आपका फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस किस्से का नाम है मैकेनिक। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। जी हाँ, मैं दौड़ा अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए जो सड़क पर खड़ी थी, लेकिन जब तक मैं गाड़ी तक पहुंचा मैं भीग गया था। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने होम टाउन शिमला आया था पिछली रात, और तब से लेकर अब तक लगातार बारिश हो रही थी। और सिर्फ बारिश ही नहीं, ये एक बड़ा तूफान था। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी और बारिश अपने पूरे खुमार पर थी। मैं मॉनसून के समय शिमला में था, अगस्त का महीना था। अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश या तूफान आता है पहाड़ों में, तो जितनी तेज़ी के साथ आता है उतनी जल्दी वापस भी जाता है, चला जाता है। लेकिन मॉनसून के सीज़न में ये गणित एकदम गड़बड़ा जाता है। फिर बारिश या तूफान कितने दिन तक रहेंगे, कितने दिन तक जारी रहेगा, ये कोई नहीं कह सकता। मुझे शाम को दिल्ली के लिए वापस निकलना था, और मैं बड़ी देर से इस कोशिश में था कि बारिश थोड़ी थम जाए, तूफ़ान का मिजाज थोड़ा बदल जाए तो फिर निकला जाए। लेकिन 6 बजे से अब 9:30 बज चले थे, और मुझे लगा कि अगर अब मैं नहीं निकला तो दिल्ली तक तो क्या, शायद मैं चंडीगढ़ तक भी ना पहुंच पाऊं। मैं आपको ये बताऊं कि शिमला में जिस जगह पर मेरा घर है वो रिज़र्व्ड एरिया में है, क्योंकि हमारे घर से कुछ दूर आर्मी का एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये रास्ता जो है एकदम जंगल से होके जाता है, गुजरता है। इसलिए यहाँ पर बहुत हरियाली है, आसपास हरे भरे देवदार के पेड़ हैं, और क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम जन्नत में हैं। और हालांकि सामान्य दिनों में और दिन के समय ये जितना खूबसूरत लगता है, रात को ये उतना डरावना भी हो सकता है, क्योंकि आप जंगल के बीच में हैं, आसपास कोई नहीं है, और जब तूफ़ान आता है तो हरे भरे देवदार जिस तरीके से लहराते हैं तो आम आदमी के बस की बात तो नहीं रह जाती। पर चूँकि मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ और इस जगह पर पला बड़ा हूँ, तो ये सब बातें मुझे कुछ खास ट्रबल नहीं देती। तो बहुत देर सोच विचार करने के बाद मैं दौड़ा और गाड़ी तक जा पहुँचा। मेरे पास एक छोटा सा बैग था, मैं एक ही दिन के लिए शिमला आया था, तो मुझे लगा कि सामान ज़्यादा है नहीं। तो जैसे ही मैं गाड़ी तक पहुंचा, मैंने गाड़ी खोली और गाड़ी स्टार्ट की, तो राहत की सांस ली कि एक ही बार में गाड़ी स्टार्ट होगी। बहुत बड़ी बात है, अगर इस तरह के तूफ़ान में अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। मैंने बैग पिछली सीट पर रखा और बैग खोलकर फिर एक ड्राई टी शर्ट निकाल के पहन ली, क्योंकि मैं थोड़ा भीग चुका था और सर्दी ना लग जाए, इस वजह से मुझे लगा कि टी शर्ट तो बदल लेनी चाहिए। वाइपर्स को मैंने एडजस्ट किया एज़ पर द रेन्स, और ये बहुत ज़रूरी है, बिना वाइपर्स के गाड़ी चलाना तो बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह के तूफ़ान में। म्यूज़िक लगाया अपना मनपसंद और निकल पड़ा शिमला से चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ। तो मेरे घर से एक कनेक्टिंग रोड है जो कनेडी हाउस जाता है, फिर कनेडी हाउस से नीचे उतरकर आप सर्कुलर रोड पर आते हैं, जिसे कार्ट रोड कहते हैं। ये नेशनल हाईवे भी है। तो जैसे मैं कनेडी हाउस क्रॉस करके नेशनल हाईवे या सर्कुलर रोड की तरफ जा रहा था, मुझे लगा किसी ने मुझसे इशारा किया गाड़ी को रोकने के लिए। तो आमतौर पर जब आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने लगते हैं तो आपको बार बार ये बताया जाता है कि किसी भी अनजान आदमी को आप लिफ्ट ना दें। पर जब आप शिमला में हैं और जिस शहर में आप पले बड़े हैं, उस शहर के अपने दूसरे मायने और कानून होते हैं। तो मैंने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी को रोका, तो मैंने देखा कि पीछे से एक आदमी भागता हुआ आ रहा है मेरी तरफ। मैंने हाथ बढ़ा के दूसरी तरफ का शीशा खोला और मैंने उससे पूछा, हाँ बताइए साहब, क्या बात है? तो बोला कि मुझे आप किस तरफ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं तो चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूँ। बोला आप मुझे शिमला तारा देवी के पास क्या उतार सकते हैं? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी इस बात में, क्योंकि जिस रूट पर मैं जा रहा हूँ मुझे कोई डिटोर लेने की ज़रूरत नहीं है। वो रास्ते में ही आता है, तारा देवी टेम्पल है, जहाँ से तारा देवी जगह है, वहाँ से तारा देवी टेम्पल के लिए चढ़ाई शुरू होती है। तो मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया
बावजूद कि उसके पास एक छतरी थी, वो भी थोड़ा भीगा हुआ लग रहा था मुझे। मेरे साथ गाड़ी में बैठा, हम निकल पड़े। और जब इस तरह का तूफ़ान हो तो आपको ड्राइविंग करते समय कुछ एहतियात बरतनी पड़ती है। हवा के चलते टहनियाँ, पेड़ उखड़ते हैं, लैंडस्लाइड होती है और रास्तों पर गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं क्योंकि आदी हूँ इन सड़कों पर गाड़ी चलाने का, तो मैं बैठा और मैंने उस व्यक्ति से बातचीत करनी शुरू की। और मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी रात को इस तूफ़ान में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसने कहा, मैं तारा देवी में मेरी मैकेनिक की शॉप है, हम गाड़ियाँ ठीक करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही आप तारा देवी को क्रॉस करते हैं, राइट साइड पर काफ़ी सारी वर्कशॉप्स हैं, तो उनमें से एक वर्कशॉप पे मैं काम करता हूँ और रात को मैं अपनी ड्यूटी देता हूँ, इसलिए मुझे इस समय जाना पड़ा। तूफ़ान है पर काम तो फिर भी काम है। तो मैंने हंसते हुए उससे कहा कि देखिए साहब, अगर इस तरह की तूफ़ानी रात में आपको किसी को लिफ्ट देने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो अगर मैकेनिक है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर गाड़ी कहीं रास्ते में कुछ प्रॉब्लम देती है तो एक मैकेनिक का साथ होना उसी तरह है कि अगर आप बीमार हैं और आपके साथ डॉक्टर है। तो आराम से गाड़ी चलाते हुए हम लोग तारा देवी तक पहुँचे। मैंने तारा देवी में उस व्यक्ति को उसकी दुकान के बाहर उतारा, उसे अलविदा कहा और निकल पड़ा अपने सफ़र। शिमला से जब आप निकलते हैं और चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो छोटे छोटे स्टेशन तो कुछ आते हैं, लेकिन जो बड़े स्टेशन हैं उनमें सोलन, बड़ोग, धर्मपुर इस तरह के स्टेशन हैं। तो मैं कैथली घाट, कंडा घाट क्रॉस करते हुए सोलन के पास पहुंच गया। साधारणतः सामान्य स्थितियों में आप 1 से सवा घंटे में सोलन पहुंच जाते हैं, जो शिमला से 42 किलोमीटर है। लेकिन आज तूफ़ान था और तूफ़ान भी अपने चरम पर था, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगा और मैं अब सोलन के करीब था। दूसरा पहलू ये है इन हिल स्टेशंस का कि हिल स्टेशंस ज़्यादा क्राउडेड ना हो जाएं टूरिस्ट या ट्रैफिक की वजह से। तो बहुत सारे स्टेशंस जो ये हैं, छोटी छोटी जगहें, इनके लिए बाईपास बना दिया गया है सरकार ने। बाईपास के 2 फ़ायदे हैं, एक तो सिटी क्राउडेड नहीं रहती और दूसरा आप अगर लंबा सफ़र कर रहे हैं तो आपकी कॉन्टीन्यूटी रहती है सफ़र की, आपको बीच में ट्रैफिक में शहर में फंसना नहीं पड़ता। तो मैं सोलन बाईपास पर था, तो मुझे लगा कि आज तो मुझे शायद बाईपास लेने की ज़रूरत है नहीं। अभी भी बारिश काफ़ी है, हालांकि हवा का रुख कम हो गया है, तूफ़ान अब थोड़ा पहले से कम है, लेकिन बारिश है। तो मुझे लगा कि आज शहर से चलते हैं, एक तो थोड़ा समय बच जाएगा और अभी इस समय कोई ट्रैफिक हो ऐसा मुझे लगा नहीं। और मेरा ये डिसीजन ठीक भी रहा, क्योंकि मैं सोलन बाज़ार से क्रॉस करता हुआ अब उस जगह पहुंच गया जहां बाईपास आकर मिलता है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं। सोलन के बाद जो अगला स्टेशन है वो है बड़ोग। सोलन से बड़ोग की जो दूरी है वो करीबन 15 किलोमीटर है। और एक बार फिर यहाँ पर जो है 2 रास्ते हैं, एक बड़ोग बाईपास है जो कुमारहट्टी जाकर मिलता है चंडीगढ़ के रास्ते में, और दूसरा रास्ता वो है जो बड़ोग जाता है और फिर बड़ोग से आप उतरते हैं और कुमारहट्टी पर आकर मिलते हैं। और बचपन से लेके जब से मैंने ड्राइविंग शुरू करी तब तक मुझे हमेशा से बड़ोग का रास्ता बहुत पसंद है, इसलिए मैं बाईपास बड़ोग का कभी नहीं लेता। चाहे मैं परिवार के साथ जाऊं, चाहे मैं अकेला जाऊं, दोस्तों के साथ जाऊं, मुझे बड़ोग जाना पसंद है। और इसके पीछे 2 वजह हैं। एक तो बड़ोग जो है वो पहाड़ पर है। सोलन थोड़ा वैली की तरह की जगह है, लेकिन बड़ोग के लिए आपको चढ़ाई करनी पड़ती है। तो सोलन से निकलते ही करीबन 10 किलोमीटर के बाद एकदम सीधी चढ़ाई है जो आपको सीधे बड़ोग पे जाके रोकती है। दूसरा, क्योंकि ये चढ़ाई पर है और पहाड़ की चोटी पर है, तो ये काफ़ी कुछ शिमला से मिलता जुलता है। और आपने देखा होगा पहाड़ों में आप जब निचले लेवल पर होते हैं तो वेजिटेशन एक तरह का होता है, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं वेजिटेशन बदलना शुरू कर जाता है, टोपोग्राफी चेंज हो जाती है। तो अगर आपको पाइन ट्रीज़ मिलती हैं नीचे, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपको देवदार और दूसरी तरह का वेजिटेशन दिखाई देता है। और इसीलिए जहाँ जहाँ देवदार रहते हैं वो शहर या वो हिस्से जो हैं पहाड़ के वो एक जैसे प्रतीत होते हैं। तो इस वजह से मुझे बड़ोग वैसे भी काफ़ी पसंद है। और बड़ोग में ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 होटल हैं, एक चौक पर कुछ एक दुकानों का जमावड़ा है और फिर रिहायशी इलाका है जो इधर उधर स्कैटर्ड घर हैं काफ़ी सारे।
तो एक बार फिर मैंने कहा कि मैं बाईपास ना लेके बड़ोक शहर से गुजरूंगा, तो मैं निकल पड़ा बड़ोक की ओर। सोलन से अभी मैं बड़ोक के रास्ते में था, जो पहले 10 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें उतनी चढ़ाई नहीं है। तो जब मैं उस रास्ते पे था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी में से थोड़ी आवाज़ आ रही है। अब हुआ ये दोस्तों कि जब मैं शिमला से निकला था और जब तक सोलन नहीं पहुंचा था या सोलन में भी था, तब तक तूफ़ान का शोर काफ़ी था। तो मैंने अपना म्यूज़िक भी काफ़ी लाउड कर रखा था ताकि म्यूज़िक सुनाई पड़े और तूफ़ान मुझे ज़्यादा बॉदर ना करे। अब चूंकि हवा और तूफ़ान कम थी, बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन मैंने अपना म्यूज़िक अब थोड़ा कम कर दिया था क्योंकि मुझे बाहर से उतनी आवाज़ अब नहीं आ रही थी। तो यकायक मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी में से कुछ आवाज़ आ रही है। पहले तो मैंने उस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि आमतौर पे जब इस तरह के तूफ़ानी रास्तों पर आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ गाड़ी के टायरों में फंस जाता है और जिससे आवाज़ आती रहती है। तो मैंने अभी भी सोचा कि उसी तरीके का कोई घटना है ये, और मैं लगातार गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी दूर जाके, जहाँ से एकदम अब चढ़ाई शुरू होने वाली थी बड़ोक की, मुझे ये लगा कि गाड़ी अब ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो मैंने जैसे ही पहला मोड़ लिया, जो कि चढ़ाई पर पहला मोड़ है, काफ़ी बड़ा सा मोड़ है, मुझे वो आवाज़ अब काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी। तो मुझे लगा कि अब एक बार रुक के देखना ज़रूरी है कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। तो जैसे ही मैंने दूसरा मोड़ लिया, मैंने उस मोड़ को, गाड़ी को किनारे में लिया मोड़ के बिल्कुल, और गाड़ी को रोक के मैंने सोचा कि बाहर निकल के देखता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई टहनी या कोई चीज़ जो है गाड़ी के किसी टायर में फंस गई और रोटेशन की वजह से आवाज़ आ रही है। क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं झट से बाहर निकला, मैंने अपना फ़ोन का लाइट ऑन किया और जल्दी से टायरों का एक क्विक मैंने मुआयना किया कि देखें कहीं कुछ फंस तो नहीं गया। हैरत की बात यह थी कि टायर में कुछ नहीं फंसा हुआ था। तो मैं फिर से गाड़ी के अंदर आके बैठा और अब मैं सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो दोस्तों, अक्सर इन स्थितियों में जहां आप गाड़ियों या ऑटोमोबाइल के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं, आप अक्सर उस प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाते हैं जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रीबूटिंग। फ़ोन ख़राब हो जाए, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो हम झट से उसे ऑफ़ करके दोबारा ऑन करते हैं और अक्सर ऐसा करने से चीज़ें चल भी पड़ती हैं। तो मैंने भी वही किया। मैंने गाड़ी को ऑफ़ किया और मुझे लगा कि गाड़ी ऑफ़ करके ऑन करूँगा तो शायद आवाज़ आनी अपने आप बंद हो जाए, कहीं कोई कनेक्शन ढीला होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद गाड़ी बंद करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने एक दो बार और कोशिश करी लेकिन गाड़ी शुरू नहीं हुई। अब इस स्थिति में जहाँ मैं बड़ोक की चढ़ाई पर हूँ और बारिश हो रही है काफ़ी तेज़ और समय करीबन 11:30 पौने 12 का है, मैं ख़राब गाड़ी के साथ फंसा हुआ। तो मुझे लगा कि अगर देखें टेलीफोन पे नेटवर्क है तो मैं किसी दोस्त यार को फ़ोन करके, क्योंकि मेरे कुछ जानकार हैं जो सोलन या दूसरे आसपास के इलाकों में हैं, उन्हें बुलाऊं और मदद की उम्मीद करूं उनसे। लेकिन पहाड़ों की दूसरी ख़ास बात यह है कि बहुत सी ऐसी जगहों पर नेटवर्क नहीं होता। बड़ोक की इस चढ़ाई में आमतौर पर नेटवर्क नहीं होता और मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पर भी नेटवर्क नहीं है। तो अब मैं अपनी ख़राब गाड़ी के साथ पहाड़ी रास्ते पे तूफ़ान के बीच खड़ा हुआ था।